नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के जीके जीएस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये झारखंड के जीके जीएस का ये अगला वीडियो है। दैट मीन्स ये 5वां वीडियो है। जो लोग इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी झारखंड के अंतर्गत एग्ज़ाम होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ झारखंड फ्लोज टुवर्ड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये बहती है। इसमें दिया गया है स्वर्णरेखा, सोन, अमानत, और डी में दिया गया है बराकर नदी। तो कौन सी नदी जो है वो दक्षिण पूर्व के ओर बहती है, मतलब उसका बहाव जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है स्वर्णरेखा नदी जो है ये हमारे झारखंड राज्य से ये निकलती है और यही जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब दोस्तों, जानते हैं कि हमारे झारखंड की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उन नदियों का जो है उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ है, मतलब वो नदियाँ किस क्षेत्र से वो निकलती है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न जो है आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अजय नदी, जो कि ये मुंगेर बिहार से ये निकलती है, मतलब यहीं से इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी कहने का मतलब कि ये मान लीजिए ये मेन नदी जा रही है और इसके सहायक नदी आके यहाँ पर मिल जा रही है, तो इसी को बोलेंगे सहायक नदी, मतलब हेल्पिंग रिवर। तो इसके जो सहायक नदी हैं ये पथरो एवं जयंती, इसके दो सहायक नदी हैं अजय नदी की। अगला रिवर है कोवा नदी, जो कि गोड़ा और पाकुड़ से होके ये निकलती है। यहाँ पर इसका उद्गम स्थल है, यहीं से ये कोवा नदी जो है ये निकलती है। नेक्स्ट है खरकई नदी, जो कि सिमलीपाल, मयूरभंज, उड़ीसा से इसका निकलती है, मतलब यहीं से इसका उद्गम स्थल है। और ये जो खरकई नदी जो है ये स्वर्णरेखा नदी की ये सबसे बड़ी, मतलब ये सहायक नदी है। तो ये भी ध्यान में रखें खरकई नदी को। और ये जो है उड़ीसा और झारखंड राज्य के बीच ये सीमा बनाती है खरकई नदी। ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि झारखंड और उड़ीसा राज्य के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये खरकई नदी बनाती है। और ये जो नदी जो है झारखंड में प्रवेश करने के बाद इसकी सहायक नदियाँ जो हो जाती है ये टोरलो और इलीगारा, ये सभी सहायक नदियाँ हो जाती है जब झारखंड में ये प्रवेश करती है। उसके बाद ये दोनों नदियाँ जो है ये इसकी सहायक नदियाँ होती है। सहायक नदियों कहने का मतलब इसका इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। दैट मीन्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो लेफ्ट साइड में जो नदी की रहती है उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, और जो राइट साइड में जो नदी की रहती है उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, जिसको सहायक नदी हिंदी में बोलते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला नदी है गुमानी नदी, जो कि राजमहल क्षेत्र से ये निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है, जो ट्रिब्यूटरी है इसका, ये मेरल इसकी सहायक नदी है गुमानी नदी की। नेक्स्ट है जो कि दामोदर नदी, और ये जो नदी है ये झारखंड की सबसे बड़ी वो लंबी नदी ये मानी जाती है, जो दामोदर नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है छोटा नागपुर का पठारी भाग से ये निकलती है, जो दामोदर नदी है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको नाम, ये नाम है देव नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। और यह जो नदी है ये झारखंड की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी ये मानी जाती है, जो दामोदर नदी है। और इसमें जो है नदी घाटी परियोजना ये बना हुआ है, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 7 जुलाई 1948 को ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में ये अस्तित्व में आई थी, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना ये जो है, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला नदी जो है ये दक्षिण कोयल नदी, जो कि नगड़ी ये रांची से ये निकलती है, दक्षिण कोयल नदी। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये कारो नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दक्षिण कोयल नदी की। नेक्स्ट है जो उत्तरी कोयल नदी जो है ये पिस्का रांची पठार से ये निकलती है, तो ये ध्यान में रखें पिस्का से ये निकलती है। और अपने उद्गम से ये 255 किलोमीटर की दूरी तय करके
ये नदी जो है, इसका विलय जो है ये सोन नदी में ये हो जाता है। मतलब देखा जाए तो ये सोन नदी की ये सहायक नदी है जो उत्तरी कोयल नदी है। अब उत्तरी कोयल नदी की जो सहायक नदियां हैं जिसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, ये हैं औरंगा और अमानत नदी। ये दोनों नदियां जो है ये उत्तरी कोयल की ये सहायक नदियां हैं। अगला नदी है जिसका नाम है चाचन या फिर पंचानन नदी, और ये भी जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर की पठारी भाग से ये निकलती है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड राज्य की जो मैक्सिमम नदियां जो है ये छोटा नागपुर पठार से ही ये निकलती है। अब अगला जानते हैं दोस्तों, फल्गु नदी। ये भी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। अगर कोई भी एग्जाम में अगर आपको कोई भी नदी पूछा जाए और आपको याद नहीं आ रहा हो किसी का उद्गम स्थल, तो वो आप ये तुक्का लगा सकते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला नदी, मोर या फिर जिसको म्यूराक्षी नदी बोला जाता है। ये तीव्र पहाड़ी देवघर से ये निकलती है। अगला है शंख नदी जो कि गुमला से निकलती है। और ये जो शंख नदी जो है, शंख एवं दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से ये मिलती है। मतलब ये दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी जो है ये आपस में एक दूसरे से उड़ीसा में जाके ये मिलती है। और शंख नदी की जो सहायक नदियाँ जो है ये चिर्रा, लावा, केदार और कोक इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो शंख नदी जो है ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा को ये जोड़ती है। तो यहाँ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि कौन सी नदी जो है ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा को जोड़ती है। तो ये शंख नदी है जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा को ये जोड़ती है। अगली नदी है दोस्तों सटकी नदी जो कि उत्तरी छोटा नागपुर की पठारी भाग से ये भी निकलती है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। और ये जो नदी है ये भी छोटा नागपुर की पठारी भाग, दैट मीन्स नगड़ी, ये रांची से इसका उद्गम स्थल है। यहीं से ये नदी जो है ये निकलती है। और ये हमारे झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से ये बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिर जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये है जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय, बराकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अगर एग्जामिनर को थोड़ा क्वेश्चन जो है वो हार्ड करना हो तो ये सहायक नदियों से ही क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखें, ये बिठा लें कि स्वर्णरेखा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ये सभी हैं जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय, बराकर, बोकारो, कोनार और भेड़ा नदी। ये सभी नदियों का नाम ध्यान में रखें। अगली नदी है जिसका नाम है अमानत नदी, और ये जो है हजारीबाग से ये निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जिसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, ये है जिंजॉय, सपनी, मेल और पीरी, इसकी ये सहायक नदियां हैं अमानत नदी की। नेक्स्ट है जिसका नाम है सोन नदी, और ये जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है सोन नदी। और ये जो है ये गंगा नदी की ये एक सहायक नदी भी है जिसको सोन नदी हम लोग कहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे झारखंड के जो प्रमुख नदियां थे और उनके जो उद्गम स्थल और उनके जो सहायक नदियां जिसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, ये मैप दिया हुआ है, हालांकि इसमें क्लियर नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर ये अजय नदी दिख रहा है और ये बराकर नदी है, म्यूराक्षी नदी ये है, और इधर दामोदर नदी ये आपको दिख रहा होगा, और इधर कोयल नदी है, और इधर देखा जाए तो ये शंख नदी है, और ये जो है साउथ कोयल नदी है। तो कुछ ही नदियों को यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि यहाँ से आपको प्रश्न बन सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। तो वीडियो को आप एक बार पॉज करके आप सबको एक बार देख लें कि कौन कौन सी नदी कौन कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, गोल्ड इज फाउंड इन द सैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ झारखंड। मतलब जो सोना जो है ये हमारे झारखंड की कौन सी नदी की रेत में वो पाई जाती है। इसमें दिया गया है सोन, दामोदर, शंख, और डी में दिया गया है स्वर्णरेखा नदी। तो ये जो सोना जो है ये स्वर्णरेखा नदी की रेत में ये पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, वहाँ पर जो है रेतों को अगर छाना जाए, बढ़िया से किया जाए, तो वहाँ पर सोना कुछ कुछ देखने को मिलता है। और वो काफ़ी लोगों के द्वारा, आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर वो छानते रहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी जो है ये हमारे झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसी नदी से जो है जो हुंड्रू फॉल जो बनता है, जो हमारे झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। मतलब 98 मीटर इसकी ऊंचाई है,
जो हुंड्रू जलप्रपात है। तो जो स्वर्णरेखा नदी है जो दोस्तों, ये भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में ये बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है स्वर्णरेखा। और यह जो नदी है रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ, ये ध्यान में रखें, रानी चुआ नामक स्थान से ये निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। और ये जो है बहते बहते ये एक प्रपात मतलब प्रपात का निर्माण करती है जिसको जलप्रपात बोला जाता है, जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। इसका निर्माण करती है जो कि हमारे झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो कमेंट में बताएं कि पहला कौन सा है। अगला है यहाँ दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी जहाँ से बहती है वहाँ लोग रेत छानकर सोना निकालते हैं। मतलब इसी नदी के जो रेत जो वहाँ पर मिलती है वहाँ पर सोना देखने को मिलती है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला है, यह पूर्व पश्चिम की ओर बहती हुई बालेश्वर नामक स्थान पे ये बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। मतलब कौन से स्थान पे गिरती है, ये बालेश्वर नामक एक जगह है, वहीं पे जाके ये बंगाल की खाड़ी में ये जाके समा जाती है, जो स्वर्णरेखा नदी है। अब इस नदी की जो कुल लंबाई अगर देखा जाए तो ये 774 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है स्वर्णरेखा नदी की, जो कि ये लगभग 28,928 वर्ग किलोमीटर का जल का ये निकास इसके द्वारा किया जाता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ जिसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, ये है कांची और करकारी, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं स्वर्णरेखा नदी की। और इसके किनारे एक बसा इस्पात कारखाना है जिसका नाम है जमशेदपुर में जो सिचुएटेड है टाटा स्टील प्लांट, यही स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में वो बसा हुआ है, जो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये स्वर्णरेखा नदी की ये नदी बेसिन है जो कि इस तरह करके बहती है। अगला जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी रानी मांझी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो लक्ष्मी रानी मांझी है वो किस खेल से ये संबंधित है। तो इसमें दिया गया है हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी, बॉक्सिंग। तो ये किस खेल से ये संबंधित है लक्ष्मी रानी मांझी, ये तीरंदाजी से ये संबंधित हैं। दैट मीन्स आर्चरी इनके द्वारा किया जाता है, तीरंदाजी के खेल से ये रिलेटेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जुमार, राधु, कांची, करकरी एंड संजय आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो जुमार, राधु, कांची, खरकई और संजय नदी जो है ये निम्नलिखित में से किस नदी की ये सहायक नदियाँ हैं, मतलब ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसमें दिया गया है दामोदर, स्वर्णरेखा, गंगा और अमानत नदी। तो ये किस नदी की ये सहायक नदियां हैं जिनका नाम है जुमार, राधु, कांची, खरकई और संजय। तो ये जो है दोस्तों, ये स्वर्णरेखा नदी की ही ये सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, धनबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मतलब जो धनबाद शहर है ये किस नदी के तट पे ये स्थित है। तो इसमें दिया गया है बराकर, शंख, दामोदर, अमानत। तो ये जो धनबाद जो है दोस्तों, ये दामोदर नदी के ये किनारे ये बसा हुआ एक शहर है जिसका नाम है धनबाद। यहाँ पर दिख रहा होगा दामोदर नदी बेसिन, और यहाँ पर बीचों बीच ये धनबाद शहर ये सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है, वेयर डज रिवर सोन ओरिजिनेट फ्रॉम। जो सोन नदी है वो कहाँ से निकलती है, मतलब उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो कि मैंने पिछले स्लाइड्स में ये बता दिया हूँ। तो ये जो लोग ध्यान से सुने होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इजी प्रश्न रहा होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। मतलब निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग का एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। तो इसमें दिया गया है SIRD विंग, VARG कमान। तो ये कौन सा है जो कि झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग का ये शीर्ष, मतलब जहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये जो सीड जो है SIRD, यहीं पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी ध्यान में रखें, आने वाले एग्जाम में हो सकता है इससे प्रश्न बन सकते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ रांची प्लेट्यू। जो रांची का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। इसमें दिया गया है 400 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर या फिर 800 मीटर।
तो जो रांची प्लेट्यू जो है, रांची का जो पठार है, इसकी एवरेज ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये 700 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है और यह इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो पठार है, ये जो है पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। मतलब जो भारत जो देश है उसके पूर्वी साइड में स्थित है, क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य है ये भी पूर्वी राज्य के अंतर्गत ये आता है। अब ये जो है छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा जो है ये, और पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग से मिलकर ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये बनता है। और इसके पूर्व में जो है ये सिंधु गंगा का मैदान, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो ये महानदी ये पाया जाता है। और इसका कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये 65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो छोटा नागपुर का पठार है। अब ये जो पठार जो है, इसमें जो पाए जाते जो तत्व जो है, जो मेटल्स वगैरह हैं, ये सभी हैं अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला। ये सभी जैसे खनिज जो है ये छोटा नागपुर पठार में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न जानते हैं दोस्तों। द प्लेट्यू ऑफ रांची इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रॉक। जो रांची का जो पठार है ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों से ये बना हुआ है। तो जो रांची का जो पठार है दोस्तों, ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दोनों प्रकार के मतलब चट्टानों से ये बना हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द प्लेट्यू ऑफ रांची फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग। मतलब निम्नलिखित में से कौन रांची पठार को और हजारीबाग के पठार को विभाजित करता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी या फिर अजय नदी। तो जो रांची का पठार है और जो हजारीबाग का पठार है, इन दोनों को विभाजित करने वाली जो नदी है ये है दोस्तों दामोदर नदी। इन दोनों को विभाजित करती है, मतलब अलग करती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द आउटर प्लेट्यू ऑफ द लोअर और द लोअर प्लेट्यू सिचुएटेड नियर द प्लेट्यू ऑफ रांची एंड हजारीबाग। मतलब जो रांची और हजारीबाग के पठार के निकट स्थित बाहरी पठार या फिर निचला पठार की औसत ऊंचाई ये कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का जो औसत ऊंचाई ये कितनी है ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है दोस्तों 100 मीटर, 200 मीटर, बी में दिया गया है 150 या फिर 250, सी 200, 300 मीटर, डी में दिया गया 300 और 400 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। दैट मीन्स जो रांची पठार और हजारीबाग पठार का जो बाहरी पठार या फिर निचला पठार की जो औसत ऊंचाई देखा जाए तो ये 300 से 450 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स ऑफ देवघर वाज यूज्ड बाय द रिवोल्यूशनरी टू मेक क्रूड बॉम्ब्स एंड ट्रेन द कॉमरेड्स। मतलब देवघर की निम्नलिखित में से किस इमारत का उपयोग जो है क्रांतिकारियों द्वारा कच्चे बम बनाने और साथियों को प्रशिक्षित करने के लिए ये किया जाता था। तो ये कौन सा इमारत है जहाँ पर ये सभी कार्य किए जाते थे क्रांतिकारियों के द्वारा, बम वगैरह बनाना और लोगों को प्रशिक्षण करना कि कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जाए। तो इसमें दिया गया है सिलार बारी, बी क्रांति भवन, सी हिम्मत भवन और डी में दिया गया है आज़ाद भवन। तो ये कौन सा इमारत है जहाँ पर ये सभी काम किए जाते थे? तो ये जो सिलार बारी जो है, यहीं पर ये सभी जो बम जो है ये बनाया जाता था और लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता था, और ये जो है ये देवघर में ये सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पंचायत कमेटी आर फॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स। जो पंचायत समितियाँ जो है ये निम्नलिखित में से किस स्तर पर गठित की जाती है? तो दिया गया है ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर या फिर उपखंड स्तर। तो जो पंचायत समितियां हैं जो दोस्तों ये ब्लॉक स्तर पर ये गठित की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन इंडिया 12 टाइप्स ऑफ हैंड एक्सेस related to the Neolithic period have been found. How many of these types of hand axes have been found in छोटा नागपुर? मतलब भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार की हाथ की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। छोटा नागपुर में इस प्रकार की कितनी हाथ की कुल्हाड़ियाँ ये पाई गई है? तो इसमें दिया गया है 4 प्रकार की, 6 प्रकार की या फिर 8 प्रकार की, और डी में दिया गया सभी प्रकार की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स हमारे
झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में सभी प्रकार की ये कुल्हाड़ियाँ पाई गई है, जो कि नवपाषाण काल से ये संबंधित कुल्हाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न है, मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग बॉम्ब्स वर फाउंड इन ए बिल्डिंग नेम्ड सिलाबारी इन द विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब ये जो सामग्री जो मिला था सिलाबारी नामक स्थान में, वो किस वर्ष ये मिला था। इसमें दिया गया 1911, 1913, 1915 और 1917। तो ये किस वर्ष ये पाया गया था? ये पाया गया था 1915 ईस्वी में। ये अंग्रेज़ों के द्वारा ये पता लगा लिया गया था कि वहाँ पर कुछ इस तरह के काम जो हो रहे हैं, बम बना रहे हैं और वहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ए रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी अंडर द कमांड ऑफ क्वीन सर्वेश्वरी ऑफ किंग ऑफ महेशपुर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब निम्नलिखित में से किस वर्ष में महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी की कमान में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह ये हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये जो विद्रोह है दोस्तों, ये 1781 से लेकर 1782 के बीच में ये विद्रोह हुआ था, जिसमें जो है महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी की कमान में ये लड़ा गया था, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ ये विद्रोह लड़ा गया था। अगला जानते हैं दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट छोटा नागपुर खास फ्रॉम सुतियांबे टू चूटिया। मतलब निम्नलिखित में से किसने नागवंशी राजा छोटा नागपुर खास की राजधानी को सुतियांबे से चूटिया ये हस्तांतरित किया था? इसमें दिया गया है कुणाल राय, गोपाल राय, भागवत राय या फिर प्रताप राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये जो प्रताप राय जो थे, इन्हीं के द्वारा सुतियांबे से अपनी राजधानी को जो है ये चूटिया स्थानांतरित ये कर दिए थे। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज झारखंड्स पोजीशन इन द 34th नेशनल गेम हेल्ड इन रांची। जो 34वां राष्ट्रीय खेल जो झारखंड के रांची में हुआ था, उसमें झारखंड का कौन सा स्थान था? तो इसमें दिया गया है 6ठा स्थान, 7वां स्थान, 5वां स्थान और डी में दिया गया दूसरा स्थान। तो ये हमारे राज्य झारखंड का जो उस टाइम जो खेल हुआ था 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि रांची में किया गया था, उसमें हमारे राज्य जो है ये 5वें स्थान पे ये हुआ था। हालांकि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनने के कम चांसेस है, क्योंकि ये जो खेल जो हुआ था ये 2011 के आसपास ये खेल किया गया था, जो कि उसमें हमारे झारखंड राज्य का जो पदक तालिका में अगर देखा जाए तो ये 5वें स्थान पे रहा था। अगला जानते हैं दोस्तों, ईदी-मी इज एन यूनिक मैरिज मेथड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। मतलब ईदी-मी जो है ये किस जनजाति की ये अनोखी विवाह पद्धति है? इसमें दिया गया असुर, गोंड, बैगा या फिर बिरहोर। तो ये जो विवाह पद्धति है दोस्तों, जिसका नाम है ईदी-मी, ये असुर जनजाति में ये एक अनोखी विवाह पद्धति है, जो कि असुर जनजातियों के द्वारा ये किया जाता था, जिसका नाम है ईदी-मी। अब ये असुर जनजाति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो डाले हुए हैं झारखंड स्पेशल के, उसमें मैंने काफ़ी सारे जनजातियों को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें मैं असुर जनजाति को पूरे विस्तार से जानेंगे। यहाँ से कहीं से भी इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको मतलब वो मिलेगा ही, इसी स्लाइड्स में आपको उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को इसमें अच्छे से देखें, सभी चीज़ों को अच्छे से समझें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स ला पाएँ। अब जानते हैं दोस्तों असुर जनजाति के बारे में। ये जो जनजाति है दोस्तों, हमारे झारखंड का सबसे प्राचीनतम और आदिम जनजाति ये मानी जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग असुर जनजाति। और ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रतिष्ठापक भी ये माने जाते हैं असुर जनजाति। मतलब जिस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उसी टाइम ये जनजाति जो है वो रह रहे थे। उसके बाद ये झारखंड में ये प्रवेश किए थे, तो इसको इसीलिए हमारे झारखंड का सबसे प्राचीनतम ये जनजाति माना जाता है, जिसको असुर जनजाति बोला जाता है। अब इसकी जो प्रजाति संबंध जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से ये रिलेटेड हैं, जिसको असुर जनजाति बोला जाता है। और इनका अन्य नाम अगर देखा जाए तो ये पूर्वा दीवा इसका अन्य नाम है असुर जनजाति का। और ये जो है झारखंड में कब प्रवेश किए, मतलब किधर से प्रवेश किए? ये प्रवेश किए मध्य प्रदेश के इलाके से होते हुए ये असुर जनजाति जो है ये झारखंड में एंटर करते हैं। और इसकी भाषा जो ये लोग बोलते हैं, ये असुरी भाषा जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से ये रिलेटेड है। तो ये भी ध्यान में रखें, इन लोगों की भाषा असुरी है, असुर जनजाति लोगों की। और असुरी भाषा को जो है ये मालय भाषा भी कहा जाता है, तो ये भी
नोट कर लें, ध्यान में रख लें। अब इस जनजाति में है दोस्तों उल्लेख ही इसका मिलता है, ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, आरण्यक में मिलता है और उपनिषद में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। और अगर महाभारत के ऋग्वेद में अगर इसका नाम देखा जाए इस जनजाति का, तो विभिन्न विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है, जैसे कि अनासह जो कि चिपटी नाक वाले जो असुर जनजाति जो लोग थे उन सभी को अनासह बोला जाता था। और अवरत अगर बोला जाता था, इन लोगों को भिन्न आचरण करने वालों को अवरत बोला जाता है। और जो अस्पष्ट बोलने वाले जो लोग थे असुर जनजाति के, उन लोगों को मृधावाच बोला जाता था, मृधवाच। और जो लोह दुर्ग और अटूट दुर्ग निवासी जो लोग थे उन लोगों को सुदृढ़ बोला जाता था महाभारत में। तो ये सभी का जो नाम है इसे ध्यान में रखें, यहाँ से हो सकता है तो डीप से अगर क्वेश्चन बनना हो तो यहीं से प्रश्न बन सकते हैं। अब इसमें और भी चीज़ें हैं। इन लोगों का जो निवास क्षेत्र है ये लातेहार नेतरहाट पाट क्षेत्र से में सर्वाधिक इन लोगों को देखने को मिलता है। और गुमला तथा लोहरदगा में भी ये सभी पाए जाते हैं। मतलब उन सभी क्षेत्रों में ये सभी जो असुर जनजाति के जो लोग थे ये निवास करते थे। अब इनमें जो है 3 प्रकार की उपजातियाँ असुर जनजाति में देखने को मिलती है। उनमें से अगर देखा जाए तो एक है वीर असुर, दूसरा है बिरजिया असुर और तीसरा अगर देखा जाए तो अगारिया असुर। इन सभी जनजाति की उपजातियां हैं। और इस जनजाति में अगर गोत्र को देखा जाए तो ये पारस ये सभी बोलते हैं गोत्र को अपने, मतलब जो गोत्र जो इन सभी के जो होते हैं उन सभी को पारस कहा जाता था। अब इस जनजाति में जो है दोस्तों प्रमुख गोत्र और उनके जो प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, मतलब कोई भी अगर गोत्र होता है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो उसी प्रकार इस जनजाति में गोत्र हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उसे भी जान लेते हैं। तो ये जो बेंगा जो थे, जो मतलब बेंग जो गोत्र के थे, इसके जो प्रतीक चिन्ह जो अगर देखा जाए तो ये मेढक, मतलब बेंग को ही मेढक बोला जाता है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह मेढक है। अगला है केरकेट्टा जो कि ये पक्षी को अपना प्रतीक चिन्ह मानते हैं। अगला है बरवा जो कि जंगली पशु को ये प्रतीक चिन्ह मानते हैं। अगला है बघना जो कि बाघ को प्रतीक चिन्ह मानते हैं असुर जनजाति के लोग। और अगला है ऐद जो कि मछली को ये प्रतीक चिन्ह मानते हैं। मतलब इस गोत्र के जो लोग होते हैं वो लोग मछली को प्रतीक चिन्ह मानते हैं। तो ये है दोस्तों असुर जनजाति के जो विभिन्न गोत्र हैं और उनसे रिलेटेड जो प्रतीक चिन्ह है उन सभी को मैंने इसमें बता दिया। और इस जनजाति में दोस्तों मतलब एक ही गोत्र में विवाह करने का अलाव नहीं है। मतलब अगर कोई मान लीजिए अगर कोई बेंग गोत्र का है तो वो बेंग गोत्र के ही लड़की से शादी नहीं करेगा, वो या तो केरकेट्टा गोत्र से शादी करेगा, बरवा गोत्र से करेगा, या फिर बघना गोत्र से करेगा, या फिर ऐद गोत्र से वो शादी करेगा। तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसमें जो है दोस्तों युवा गृह को कहा जाता है, गित्ती ओड़ा कहा जाता है असुर जनजाति में। जो युवा गृह होते हैं जहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण वगैरह दिए जाते हैं। अब इसमें जो है बहिर्गोत्र विवाह का मतलब ये प्रचलन है, मतलब एक गोत्र से दूसरे गोत्र में मतलब विवाह करने का ये प्रचलन है। मतलब सेम गोत्र में ये विवाह करने का प्रचलन इसमें नहीं पाया जाता है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम सभी जनजातियों में देखने को मिलता है कि अपने ही गोत्र में शादी नहीं किया जाता है। अब इसमें जो है दोस्तों वधु मूल्य को डाली टक्का कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखें, वधु मूल्य को डाली टक्का बोला जाता है। अब इसमें ईदी में जो परंपरा है ये क्या परंपरा है इसे जान लेते हैं। इस परंपरा में जो है दोस्तों लड़का लड़की बिना विवाह किए पति पत्नी की भांति ये लोग साथ में रहते हैं। हालांकि इन लोगों को बाद में आपस में विवाह करने का अनिवार्य ये माना जाता है कि वो लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो वो लोग बाद में शादी कर लेंगे। और इसी परंपरा को ईदी मी परंपरा बोला जाता है। मतलब विवाह करने से पहले ही कोई अगर जोड़ी अगर कपल अगर साथ में रह रहा हो तो वो इस जनजाति में अलाव है और बाद में उन लोगों को शादी कर दिया जाता है। इसी को ईदी मी परंपरा बोला जाता है, जो कि ये विवाह का एक अनोखा परंपरा इसे माना जाता है असुर जनजाति का। अब इसमें जो है परिवार की जो प्रणाली इसमें है इस जनजाति में ये मातृसत्तात्मक परिवार की प्रणाली है। मतलब यहाँ पर जो है जो माताएं जो होते हैं वो प्रमुख वो मानी जाती है परिवार की, ना कि पिताएं। और इसमें जो है संयुक्त परिवार की प्रणाली भी देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट है कुंवारे लड़के या फिर जो लड़कियों जो होते हैं उनके द्वारा केले का पौधा लगाना इस जनजाति में वर्जित माना जाता है। जो केला जो होता है उसका पौधा लगाना
वर्जित माना जाता है। जो लोग कुंवारे मतलब जो लोग शादीशुदा नहीं होते हैं, जो लड़का या फिर लड़की हो, उन लोगों के द्वारा केले का पौधा नहीं लगाया जाता है इस जनजाति में। और जो गर्भवती महिला जो होती है उनके द्वारा ग्रहण देखना प्रतिबंधित है। मतलब अगर कोई भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लग रहा हो तो उसमें कोई भी अगर गर्भवती महिला हो तो वो नहीं देख सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर वो देख लेगी तो उसका जो बच्चा जो है वो फिटस में वो उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए इसमें प्रतिबंध कर दिया गया है कि कोई भी गर्भवती महिला इस जनजाति की चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण वो नहीं देख सकती है। अब इसमें दोस्तों इस जनजाति में चामबंदी संस्कार नाम की एक चीज़ है जिसको भी जान लेते हैं कि इसमें जो है बच्चे को सुरक्षा हेतु चमड़े का धागा पहनाने की परंपरा जो विवाह के समय खोला जाता है, इसी को बोला जाता है चामबंदी संस्कार, इसको बोला जाता है। अब इस जनजाति में दिन के भोजन को लोलो घेंटू जोमेंकू कहा जाता है और रात के भोजन को छोटू जोमेंकू कहा जाता है असुर जनजाति में। तो ये दोनों पॉइंट्स भी ध्यान में रखें। और इन लोगों का जो प्रमुख पेय पदार्थ जो है ये लोग हड़िया पीते हैं, जिसको इस हड़िया को बोथा या फिर झरनुई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें, अगर कुछ डीप में अगर क्वेश्चन पूछना हो एग्जामिनर को तो ये इसी पॉइंट से ये प्रश्न बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इनके जो प्रमुख त्यौहार जो इन लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं ये है सरहुल, सोहराय, कथडेली, सरही, कुटसी, जो कि लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु ये मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं कुटसी त्यौहार। और ये है नवाखानी आदि इनकी सांस्कृतिक मय संस्कृति जिसको बोला जाता है। ये सभी त्यौहार जो हैं ये दोस्तों असुर जनजाति के लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। अब इस जनजाति में जो नृत्य स्थल जो होता है उसको अखरा बोला जाता है। और इन लोगों का जो प्रमुख पेशा जो है ये लोहा गलाना इन लोगों का प्रमुख पेशा है असुर जनजाति का। और इन लोगों के जो प्रमुख देवता जो हैं जो कि सिंगा बोंगा जिनको बोला जाता है, ये धार्मिक प्रधान मतलब ये बेगा को बोला जाता है, जो यहाँ के धार्मिक प्रधान होते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसका, यहाँ पर ये हो जाना चाहिए था, मतलब इसको थोड़ा बोल्ड करके हमको ग्रीन जो रेड कलर होता है वो करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मैंने कर दिया है। इन लोगों के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको बेगा कहा जाता है, ये ध्यान में रखें असुर जनजाति को। और बेगा का जो सहायक जो होता है दोस्तों उसको बोला जाता है सुबारी बोला जाता है। जो बेगा का जो मतलब धार्मिक प्रधान जो होता है उसका सहायक जो होता है उसको सुबारी बोला जाता है। और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को इस जनजाति में माटी बोला जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों असुर जनजाति से रिलेटेड है और यहीं से प्रश्न अगर बन सके तो ये बन सकता है। इन्हीं सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है उन्हीं सभी से प्रश्न बन सकता है, जो अगर असुर जनजाति का टॉपिक से अगर प्रश्न आएगा तो ये था दोस्तों असुर जनजाति से रिलेटेड पूरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस कर दिया। हालांकि इसी तरह मैंने काफ़ी जनजातियों का जो है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो पिछले वीडियोज़ को भी आप देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। खरवार जनजाति, बैगा जनजाति, ये सभी जितनी भी जनजातियाँ हैं वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है व्हाट इज हडिया नॉन अमंग द असुर ट्राइब। यही प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हडिया जो है उसको असुर जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। जो इन लोगों का पेय पदार्थ जो होता है, यहाँ पर ड होगा, तो इसमें दिया गया है कैथा, बोथा, लहार या फिर गर्मा। तो ये क्या बोला जाता है दोस्तों, हड़िया को असुर जनजाति में ये बोला जाता है बैथा बोला जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, किधर गया, यहाँ पर देखिए बोथा या फिर बैथा जिसको बोलते हैं हड़िया को, जो कि इन लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। अब अगला प्रश्न जानते हैं दोस्तों, इन ऑर्डर टू क्रश विच रिवोल्ट इन 1824 द ब्रिटिश कन्वर्टेड देयर लैंड्स इनटू दामिन को। मतलब 1824 में किस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने उनकी भूमि को दामिन को में परिवर्तित कर दिया था। तो ये कौन से विद्रोह को कुचलने के लिए ऐसा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो विद्रोह था जिसको बोला जाता है पहाड़िया विद्रोह, इसी को कुचलने के लिए जो उन लोगों का जो ज़मीन था उसको दामिन को में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ झारखंड इज ऑल्सो नॉन एज देव नदी। मतलब झारखंड की कौन सी नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये मैंने पिछले स्लाइड्स में मैंने बता दिया है, तो अब बताएं कि कौन सी नदी को बोला जाता है देव नदी।
तो ये दोस्तों दामोदर नदी को ही देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों हमारे झारखंड राज्य का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी यही है, जिसको दामोदर नदी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ झारखंड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। मतलब झारखंड की कुल भूमि का कितना प्रतिशत जो भाग है वो कृषि उपयोग के लिए ये किया जाता है, मतलब उस सभी भाग में कृषि किया जाता है। तो ये कितना प्रतिशत भाग में किया जाता है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों 56%, 43%, 28% या फिर 24.78%। तो ये टोटल कितने भागों में कृषि किया जाता है हमारे झारखंड के लैंड भूमि में। तो ये किया जाता है 43% भाग में कृषि किया जाता है, जो कि ये दोस्तों हमारे झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है ये 79 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें जो है 38 लाख हेक्टेयर में कृषि योग्य भूमि है। और यही जो है 43% के लगभग ये है, जो 38 लाख हेक्टेयर है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ झारखंड फॉल्स इंडिपेंडेंटली इनटू द बे ऑफ बंगाल। मतलब झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से वो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। हालांकि ये भी मैंने पिछले स्लाइड में ये बता दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी जो है ये एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से ये जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज आर देयर इन झारखंड। मतलब झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है। तो इसमें दिया गया 3, 4, 5 या फिर 6। तो कितने हैं टोटल। तो ये है दोस्तों टोटल 5 जो हैं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हमारे झारखंड राज्य में हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मतलब जो जमशेदपुर जो शहर है वो किस नदी के तट पे ये सिचुएटेड है। इसमें दिया गया है स्वर्णरेखा और खरकई, दामोदर और भैरव। सी में दिया गया शंख और अमानत और डी में दिया गया बराकर और खरकई। तो जो जमशेदपुर शहर है दोस्तों ये सिचुएटेड है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के बीचों बीच ये शहर स्थित है। यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा ये है स्वर्णरेखा नदी और इधर दिख रहा होगा ये खरकई नदी। इन दोनों नदियों के बीच में ये जो शहर जो है ये जमशेदपुर ये सिचुएटेड है। और यहाँ पर टाटा स्टील प्लांट यहाँ पर सिचुएटेड है जमशेदपुर में। अगला जानते हैं दोस्तों, बिरसा मुंडा डाइड ऑफ डायरिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल। जो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी, ऐसा बोला जाता है कि हैजा, जिसको डायरिया भी बोला जाता है, मतलब हैजा के कारण उनका मृत्यु हुई है। तो ये किस जेल में उनका मृत्यु हुआ था ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है देवघर के जेल में, हजारीबाग के जेल में, पटना जेल में या फिर रांची जेल में। तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये हुई थी रांची जेल में, इनकी मृत्यु हुई थी बिरसा मुंडा का। हालांकि अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा था कि इनकी मृत्यु जो है ये हैजा के कारण हुई थी। दोस्तों बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये खूंटी जिले के उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखें, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और इनके माता का नाम करमी मुंडा था। तो ये भी ध्यान में रखें। और इनका मृत्यु जो है ये रांची के जेल में हुआ था। और इनका जो अगर स्मारक स्थल देखा जाए जहाँ पर इनको दफनाया गया था, ये रांची का जो डिक्शनरी पुल है वहीं पर इनका स्मारक स्थल है, वहीं पर इनको दफना दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नॉन एज मारांग गोमके। मतलब निम्नलिखित में से किसे मारांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा, जिनको बोला जाता है, इन्हीं को मारांग गोमके के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज धरती आबा। मतलब फादर ऑफ द अर्थ। मतलब निम्नलिखित में से किसे धरती आबा या फिर पृथ्वी का पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों बिरसा मुंडा को ही धरती आबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। और लोग बिरसा मुंडा को भगवान के मतलब भगवान की तरह भी मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। अगला प्रश्न है, हु स्टार्टेड द ताना भगत मूवमेंट। मतलब जो ताना भगत आंदोलन जो है ये किनके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें दिया गया है जतरा उरांव, कार्तिक उरांव, कुणाल उरांव या फिर बिरसा उरांव। तो दोस्तों जो ताना भगत आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था जतरा उरांव के द्वारा, इसकी शुरुआत की गई थी, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है,
चायरा, लावा, केदार एंड कोके आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो चीरा, लावा, केदार और जो कोक जो है, ये सभी जो नदियां हैं ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें दिया गया है बराकर नदी, शंख नदी, युग्मनी नदी या फिर अजय नदी। तो ये किस नदी की सहायक नदी है। ये सभी नदियां जो हैं दोस्तों ये शंख नदी की ये सहायक नदी हैं, जिसका नाम है चीरा, लावा, केदार और कोक नदियाँ। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिरनी वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो हिरनी झरना जो है, जिसको हिरनी जलप्रपात भी बोला जाता है, ये किस जिले में ये स्थित है। तो ये जो जलप्रपात है दोस्तों ये हमारे झारखंड राज्य के ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में ये स्थित है, जिसका नाम है हिरनी जलप्रपात। अब और भी जो वाटरफॉल्स हैं हमारे झारखंड के उसे भी जान लेते हैं। तो ये जो बूढ़ा घाघ, जिसको लोधा घाघ भी बोला जाता है, जो कि लातेहार जिले में ये सिचुएटेड है और ये हमारे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है, जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये 143 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ये हुनरू, जो कि रांची में सिचुएटेड है और ये जो है दोस्तों 98 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये स्वर्णरेखा नदी पर ये सिचुएटेड है। अगला है हैपाद, जो कि गुमला में ये सिचुएटेड है। ये घाघरा नदी के उद्गम स्थल पे ये बना हुआ है, जिसका नाम है हैपाद जलप्रपात। और भी जलप्रपात है जैसे कि हिरनी जलप्रपात, ये पश्चिमी सिंहभूम में ये सिचुएटेड है और ये रांची चाईबासा मार्ग पर ये स्थित है। अगला है राजरप्पा जलप्रपात, जो कि रामगढ़ जिले में ये सिचुएटेड है और ये जो है दामोदर और भैरव नदी के संगम पे ये स्थित है, जिसको बोलते हैं राजरप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट है घाघरी जलप्रपात, जो कि लातेहार में ये सिचुएटेड है और ये नेतरहाट में घाघरी नदी पर ये स्थित है, जिसको घाघरी जलप्रपात बोला जाता है। अगला है जोन्हा जलप्रपात या फिर जिसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है और ये भी रांची में सिचुएटेड है और ये राढ़ू नदी पे ये स्थित है जोन्हा जलप्रपात। तो ये था दोस्तों हमारे झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं और यहीं से प्रश्न काफ़ी बार डिफरेंट एग्जामों में देखने को आपको मिलेंगे। अब अगला प्रश्न जानते हैं, व्हाट इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर मोर और मयूराक्षी। मतलब जो मोर या फिर जिसको मयूराक्षी नदी बोलते हैं उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, मतलब वो नदी जो है वो किस स्थल से वो निकलती है। तो ये जो नदी है दोस्तों ये देवघर से ये निकलती है, जिसको मयूराक्षी नदी बोला जाता है। अगला है दोस्तों, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन झारखंड एट प्रजेंट। मतलब अगर वर्तमान में देखा जाए तो झारखंड में प्रशासनिक विभागों की कुल संख्या कितनी है। इसमें दिया गया 25, 27, 31 या फिर 40। तो अगर टोटल देखा जाए तो दोस्तों ये टोटल 31 प्रशासनिक विभाग हमारे झारखंड में है। हालांकि पहले जो थे ये 43 थे, बाद में इसको घटा के 31 कर दिया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। अगला जानते हैं दोस्तों, झारखंड के जो 24 ज़िले हैं और उनके अंतर्गत मतलब जो टोटल 5 प्रमंडल के अंतर्गत जो भी ज़िले आते हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। तो पहला अगर देखा जाए पलामू प्रमंडल, जिसके अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं और ये ज़िले कौन कौन से हैं, ये है पलामू, गढ़वा और लातेहार। ये सभी पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये मेदिनीनगर में ये सिचुएटेड है। अगला प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और इसके अंतर्गत 7 ज़िले टोटल आते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। ये सभी जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं और इसका जो मुख्यालय अगर देखा जाए तो ये हजारीबाग में ये सिचुएटेड है। अगला है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय ये रांची में सिचुएटेड है और इसके अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं, जो कि है लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी जो है ये दोस्तों ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 3 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय जो है ये चाईबासा में सिचुएटेड है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम ये सभी जो है कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है संथाल परगना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत 6 ज़िले टोटल आते हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो ये हैं जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज। ये सभी जो है दोस्तों संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत ये आते हैं और इसका मुख्यालय अगर देखा जाए हेडक्वार्टर ये है दुमका में सिचुएटेड है, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय। तो ये था दोस्तों हमारे झारखंड राज्य के जितने भी प्रमंडल 5 प्रमंडल टोटल हैं, इन सभी का जो उनके अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं और उनका मुख्यालय जो है जहाँ पर सिचुएटेड है
उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ से बता दिया हूँ। अब अगला प्रश्न जानते हैं। इन इट्स इनिशियल स्टेट रिवर मयूराक्षी वाज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था में मयूराक्षी नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें दिया गया है मोतिहारी, मयूर, जमुनिया या फिर तिलवे। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर देखा जाए तो ये मयूराक्षी नदी को ये मोतिहारी नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर कोल रिवोल्ट, मतलब जो कोल विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण ये क्या था। इसमें दिया गया है राजस्व में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। तो ये इसका प्रारंभिक अगर तात्कालिक कारण देखा जाए तो ये क्या था कोल विद्रोह का, तो ये था दोस्तों आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ये किया जाना इसका तत्कालिक कारण था। बाकी ये सभी जो कारण है ये भी थे जो कि ये तत्कालिक कारण नहीं थे, ये सभी पहले के कारण थे। अगला जानते हैं दोस्तों, हु लेड द खरवार मूवमेंट, मतलब खरवार आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों ये भागीरथ मांझी जी के द्वारा किया गया था, खरवार आंदोलन का नेतृत्व। हालांकि मैंने ये पिछले वीडियोज में मैंने काफ़ी डिटेल में ये इस आंदोलन को डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। टोटल जो है इसमें 4 सेट किए गए हैं और ये 5वां सेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज ऑल्सो नॉन एज द सरदार ऑफ धनबाद, मतलब निम्नलिखित में से किस जनजाति को धनबाद का सरदार भी कहा जाता है। तो ये कौन से जनजाति को कहा जाता है धनबाद का सरदार, ये कहा जाता है भूमिज जनजाति को कहा जाता है धनबाद का सरदार भी इन लोगों को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, विच ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड वाज ऑल्सो द आयरन स्मिथ, मतलब झारखंड की कौन सी सबसे पुरानी जनजाति जो लोहार भी थी। तो ये कौन सी जनजाति थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने वो बता दिया, मतलब पिछले स्लाइड में मैं अभी ही बताया हूँ। तो ये है दोस्तों असुर जनजाति जो है ये लोहार भी थी ये जनजाति, मतलब लोहा गलाने का काम भी इन लोगों के द्वारा किया जाता था, मतलब यही इन लोगों का मुख्य पेशा अगर देखा जाए तो ये था। अगला दोस्तों और ये लास्ट प्रश्न है झारखंड स्पेशल सेट 5 का, जो कि है चंबांदी रिचुअल इज फाउंड इन विच ट्राइब, जो चंबांडी प्रथा जो है ये किस जनजाति में ये पाई जाती है। तो ये है दोस्तों ये असुर जनजाति में ही पाई जाती है इस प्रथा को, जिसको बोलते हैं चंबांडी प्रथा। तो ये था दोस्तों झारखंड स्पेशल सेट 5 का टोटल जो 40 प्रश्न इसमें मैंने डाले थे। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर फीडबैक शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी एक अप्रिसिएशन मिले। और दोस्तों इस चैनल में आपको झारखंड पीजीटी और जो लेवल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे रिलेटेड 10 प्रश्न मतलब 10 टोटल मॉडल सेट करवाए गए हैं, जो कि काफ़ी ये हेल्पफुल हैं। आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, झारखंड जीके जीएस के जो प्रीवियस क्वेश्चन इसके भी ये मॉडल सेट देखने को मिलेंगे। और ये जो है उत्पाद सिपाही वगैरह का जो एग्ज़ाम आया हुआ है उसके भी मॉडल सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें वीडियो को। और जो लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और टेलीग्राम लिंक मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, वहीं पर आपको जितने भी ये सभी क्लासेस वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उन सभी की PDF वहीं पर मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।